सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है। डेली इसी टाइम पर हम आपसे मिलते हैं, जहां हम बात करते हैं पीआईबी के बारे, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में, या फिर सांसद टीवी के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी डिबेट्स डिस्कशन होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे हम बात करते हैं। और उसे भी हम आर्टिकल्स के फॉर्म में लाते हैं, ताकि आपके प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए जो भी कंटेंट प्लस बॉर्डर पॉइंट की हम बात करते हैं, ये आप तक पहुंच सके। आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, रेलेवेंट कंटेंट पहुंच सके, जो आपके यूपीएससी की एग्जाम जो आपसे डिमांड करती है, वो कंटेंट आप तक पहुंच सके। इसी के लिए ये मॉर्निंग क्लास होती है, पीआईबी क्लास। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आपको कल की क्लास में हम बोल चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को, सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके क्लास में। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आर्टिकल्स, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल्स आपका है पेपर 2 से है। पेपर 2 यानी विजय दिवस, जो कि आपको मालूम है कि दिसंबर का टाइम ही था, यानी कि 16 दिसंबर। इस टाइम को हम लोग सेलिब्रेट किए विजय दिवस के रूप में। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो संबंध है इंडिया के साथ में, ये भी यहाँ पर देख लेंगे। डेट जब भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं, क्रॉस होते हैं, कहीं ना कहीं वो डेट रिपीट होते हैं ना, तो वो डेट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। और वैसे भी ये वाली जो सेपरेट जो क्लास है ना, आप वर्ल्ड फोकस मैगजीन सर्च करना, आप इंडिया एंड इट्स नेबर्स, पड़ोसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो डिस्कशन है ना, एक अच्छे थ्योरी फॉर्म में हम वो करवा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप उसको वहां देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। कैसे, देखिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के को जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस, या इसको बांग्ला बांग्ला भाषा में बोलते हैं विजय दिवस बोलते हैं, ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो कि पेपर 2 में कवर होगा। लेकिन कुछ हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। कुछ डिटेल्स ये कहता है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, बांग्लादेश जो कि 4088 4088 किलोमीटर के अप्रोक्स, ठीक है, ये बाउंड्री सीमा शेयर करती है इंडिया के साथ में। कौन कौन से जो स्टेट है वो खासकर इसके टच में है, तो आप देख पाते हो खासकर यहाँ का जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टेट है, इवन की आपका इधर जो पोर्शन हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। लेकिन अगर हम ये बात करें कि बांग्लादेश जो अभी 1971 में जो क्रिएट हुआ, इसके पहले इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में ये फिर आपका नाम चेंज होता है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं इसको। कुछ पॉइंट हम और भी बात कर लें कि दोनों देश के बीच में कहीं न कहीं जो डेट है, खासकर 15 मई 1971, ऑपरेशन जैकपॉट, ये इंडिया चलाता है किसके लिए, देखिए। 15 मई जो वो डेट है जिस टाइम में इंडियन जो आपके मुक्ति वाहिनी है, यानी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इसको ट्रेन करने के लिए, ट्रेंड इक्विपमेंट टूल्स प्रोवाइड करने के लिए ये जैकपॉट, आई होप कि आपने सुना होगा बहुत कुछ, लेकिन ये जैकपॉट वाला नाम नहीं सुना होगा। इवन ये पहले वाले क्लास में हम नहीं बोले थे। तो ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कुछ अपडेट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट है ना, ये आपका इसी में आप इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्लास में पुरानी किसी पीटी की जो बातें हैं ना, वो हम नहीं करते हैं, कुछ नई चीजें हम लेके आते हैं। और ये जैकपॉट वाला जो 15 मई को स्टार्ट होता है, और फाइनली 3 दिसंबर का वो टाइम आता है, 3 दिसंबर, जिस टाइम में इंडिया कंप्लीटली, फुल्ली बोल सकते हैं, कंप्लीटली वो शामिल होता है खासकर युद्ध में। और इसके पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। आपने देखा हो कि भुज एक मूवी आई थी, भुज में पाकिस्तान एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और वहां पर अटैक पटेक करता रहता है। इंडिया की सीमा, एक इंडिया की लिमिटेशन जो था वो क्रॉस होता है, और उसके बाद में फिर ये फुल फ्लेज तरीके से पार्टिसिपेट करने स्टार्ट करता है। 3 दिसंबर 16 को कहानी खत्म होती है। एक बड़ी लार्ज नंबर्स में आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सरेंडर करते हैं। और ये माना जाता है कि ये पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड अभी तक में, पूरे वर्ल्ड इतिहास में ये सबसे बड़ी आर्मी जो कि सरेंडर की हुई है। बहुत नाक कटने वाली बात है, कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है। 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है, ठीक है, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। कब किसी किसी में 88 भी होता है, किसी किसी में थोड़ा आगे पीछे होता है, कोई बात नहीं। ये जो हम लिखा हुआ वो परफेक्ट है।
अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट और बोलना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आर्मी और नौसेना यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेट की थी। और जब आर्मी थल सेना जब पार्टिसिपेट की तो इसे हम लोग बोले क्या, एक्सरसाइज संप्रति। संप्रति बोला गया नेवी वाली को, सॉरी आर्मी वाली को। और नेवी एक्सरसाइज के लिए बोला गया एक्सरसाइज मिलान। ठीक है, मिलान। ये कुछ कुछ पॉइंट है, बस इसको याद रखना है दिमाग में, क्योंकि जो आप पहले नोट्स बना चुके हैं बस उसमें थोड़ा सा उसमें अपडेट कर देना है, कुछ नहीं अपडेट कर देना, क्योंकि ये पूरा उस स्लाइड में नहीं होगा जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद में देखिए, अभी पूरे हम साउथ एशिया की बात करें या फिर हम बात करें आपका दक्षिण एशिया जो हिंदी बोलते हैं, इसमें इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, तो इसमें और नेपाल भूटान ये सभी कंट्री आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पावरफुल जो कंट्री है, यानी कि वो कंट्री जिनकी जो अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है, वो बांग्लादेश ही है। अब बोलेंगे सर ये तो इंडिया था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बोलते हैं, लेकिन साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया से कहीं ये फास्ट नहीं निकल रहा है। पूरे वर्ल्ड की कंपेयर करें तो इंडिया निकल रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग खासकर जितने पड़ोसी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ठीक है, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, सबके लिए अपनी तरफ से जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ना, पड़ोसी पहले नीति, ये अपना कर रखे हुए। और इसके जरिए, और ये पूरी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये वर्ल्ड फोकस मैगजीन में हम उसको करवाए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए, मजेदार तरीके से बताए हुए हैं, उसको देखिए, नोट्स बनाइए और फिर अपडेट कीजिए अपने कंटेंट को। ठीक है, और दोनों देश के बीच में बहुत सारी समस्या भी है, भी हम उससे बात कर चुके हैं। दोनों देश के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी समस्या फॉर रिगार्डिंग की, अभी आपने देखा होगा कोशियारा रिवर के रिगार्डिंग जो भी एक विवाद था वो अभी सुलझ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तीस्ता रिवर का जो विवाद है वो अभी तक सुलझा नहीं है। चाइना का जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वही बढ़ता आ गया है। इवन की अभी रिसेंटली चाइना ने अभी एक हिंद महासागर में एक फोरम कंडक्ट किया था, चाइना हिंद महासागर फोरम। ठीक है, मीटिंग बोल सकते हैं इसको, फोरम मीटिंग। तो उस मीटिंग में बांग्लादेश भी गया हुआ था, है ना। तो कहीं न कहीं ये सब क्या, ये चैलेंज है चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, रिवर के मैनेजमेंट के लिए, नदी के प्रबंधन के लिए चाइना बांग्लादेश में बड़ी बड़ी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट वो स्टैब्लिश कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, पैसे वैसे दे रहा है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है, समस्या वाली बात है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एनआरसी का जो इशू था, ये भी कंसर्न है। फिर कहीं ना कहीं 2019 में जो एक बातें निकल के आई थी कि हम लोग जो सिटीजनशिप है, एनसीआर जो बोलते हैं, ये हम लोग जो माइनॉरिटीज है, खासकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उन्हीं को देंगे। ये भी कहीं उनके लिए समस्या ही है। रोहिंग्या मुस्लिम्स का भी एक समस्या ये भी है। लेकिन अभी पता है क्या हुआ है कि रिसेंटली शॉर्ट में कि इंडिया ने बांग्लादेश को ये बोला कि आप रोहिंग्या मुस्लिम्स को अगर अपने यहाँ होल्ड कर लेते हैं तो अपने साइड से, इंडिया अपनी साइड से आपको कुछ मतलब फंड वंड आपको प्रोवाइड कर देगा, ताकि उसके खासकर जो भी लाइवलीहुड के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, इसके रिगार्डिंग। तो ये कुछ आर्टिकल चला इसके बारे में, बहुत डीप में जाने के लिए वो आप देख सकते हैं, अगला आर्टिकल हम बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, दूसरा आर्टिकल आपका वायु प्रदूषण को लेकर है, एयर पोल्यूशन को लेकर है। क्या हुआ है वायु प्रदूषण को लेकर, विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी रिलीज कुछ ये भी आई है। और क्या कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु के लिए प्रयास, ये एक टाइटल है, स्वच्छ वायु के लिए प्रयास। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में जारी जो की है ना, इसमें क्या बोला गया, क्या इंडिया में जो दिल्ली जिस जगह है, क्या इसकी पॉल्यूशन को बढ़ाया गया या कुछ और बताया गया? नहीं, ये सब तो और भी लोग कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा खासकर कि इसमें 6 इसमें एयर शेड है। एयर शेड क्या होता है, देखिए एक छोटा सा इमेज आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि ये आपका जो डॉटेड सर्कल जो है ना, 6 आपके सर्कल है, ये आपके एयर शेड होते हैं। एयर शेड क्या होता है आप सुन लीजिए। एक ही क्षेत्र में अगर वहां पर जो पॉल्यूशन है वो स्टिक हो जाए, कि सपोज कीजिए कि दिल्ली है, अब दिल्ली के जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो स्टिक हो जाए, कि यहाँ से मतलब ये चीजें पूरी दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल बना हुआ है और वहां से हिल डोल कुछ नहीं हो रहा है, मतलब स्टिक कांस्टेंट है ना, तो ये वाला मोमेंट एयर सेट कहलाता है, कि यहाँ पॉल्यूशन का एयर सेट है। तो ऐसे खासकर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है एयर पोल्यूशन रिगार्डिंग, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में के, इसमें इंडिया भी वैसे, इसमें बेसिकली जो साउथ एशिया में, साउथ एशिया यानी कि इसमें इंडिया भी आता है, तो उसमें बोला गया कि इसमें ये जो रीजन आपका जो इसमें बोल सकते हैं ईरान भी कवर होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पूरा पाकिस्तान,
ये आपका इंडिया का पोर्शन हो गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, थोड़ा बहुत आपका दिल्ली पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा। फिर आपका नीचे मुंबई वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पोर्शन, फिर बिहार, झारखंड, थोड़ा दार्जिलिंग वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन। ये बोला गया 6 ऐसे ना डिवाइड किया गया जहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल आपका ऐसा नहीं हर जगह एक ही है, हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग है। तो जो ये पैचेस बनाए गए हैं वहां ये बोला गया कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो एक ही है। आगे समझ में एजेड क्या होता है, एक ही क्षेत्र में एटमोस्फेयर में जो भी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो वहीं पर स्टिक हो जाता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना है, हम दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो कुछ इस तरीके के माहौल के बारे में बात की गई है। अब थोड़ा हम यहाँ पीछे बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। 6 बड़े एजेड जो कि बोल चुके हैं दक्षिण एशिया में, जो आपको दिखाए। यहाँ पर ये बोला गया कि जो PM 2.5 है, यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 2.5, PM 10 भी होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, अभी बात की उसके बारे में, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसमें कौन कौन से इसके खासकर पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से वो बोल सकते हैं सूचकांक होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ जो पूछे गए थे ऑप्शंस में, उसमें ये था, एक तो NO2 था, SO2 था, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, SO2 हो गया, फिर CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर आपका मीथेन ओजोन हो गया, ये सब कुछ होते हैं। तो खासकर इसमें PM 2.5 भी होता है, 10 भी होता है ना, भी आगे उसको बात बोल लेंगे। लेकिन ये जो है ना, आप बोल सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स खासकर सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए उठाए। तो हम चाहते हैं थोड़ा आप पहले इसको देख लीजिए, AQI इंडेक्स जो है ना, इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो यहाँ मेरे पास कुछ ये है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, ये एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है ना, कुछ इस तरीके से वो डिवाइड किया। पहले डिवाइड किस तरीके से कि अगर AQI इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो यानी कि वो गुड है। दिल्ली में ना, पता है से अभी से दिल्ली में ही सारा कुछ अभी हो रहा है, तो दिल्ली में का ना कभी कभी 200-300 से ऊपर चला जाता है, ठीक है, वेरी पुअर रेंज में। लेकिन ये भी आपका वेरी करता है कि अगर आप जैसे आनंद विहार जो है जगह, जहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ बहुत ज्यादा होता है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग एक है, जहाँ करोल बाग के आसपास बोल सकते हैं। तो करोल बाग में जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, वहां पर जो पॉल्यूशन लेवल है थोड़ा कम होता है। क्या रीजन क्या नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो चीजें इससे बनी होती है। तो ये कुछ इस तरह रीजन है। अगर आपका 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टि है, ठीक है, चलेगा। 101 से 200 मॉडरेट, मतलब यहाँ थोड़ी समस्या थी कि ग्रीन यानी कि आप समस्या से थोड़े बाहर है। अगर आप 100 से ऊपर कर दिए AQI यानी कि आप थोड़ा सा खतरे के निशान में है। 200 कर दिए तो ये पुअर, गरीब, मतलब बहुत, मतलब बुरी स्थिति है। 301 वेरी पुअर, है ना, वेरी पुअर। और अगर 401 से पार कर दिए तो सीवियर कंडीशन, मतलब बाहर निकलना मौतें, मतलब जो भी सीनियर सिटीजन होंगे, बच्चे होंगे, बाहर निकलेंगे, एयर मतलब एटमोस्फेयर के एक्सपोजर में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ भी हो सकती है। इस वाला कंडीशन में सीवियर होता है। कुछ हम और पॉइंट बात करते हैं कि AQI हम जब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखिए SO2 भी है, NO2 भी है, ठीक है, PM 10 भी है, PM 2.5 भी है। अभी इसको देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। NH3 भी है, CO यानी कि बोल चुके इसको, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, O3 यानी ओजोन हो गया। ये दिमाग में रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे ये पढ़ना होता है, अभी मालूम चल जाएगा। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट। यहाँ पर ये जो है ना आपका ना एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये बेसिकली इंडिया में इसको रिलीज की जाती है और इसमें भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि कहाँ पर जो PM 2.5 ज्यादा है, NO2 ज्यादा है, SO2 ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग ये रिलीज की आती है। और हम लोग देख चुके हैं पुअर, सीवियर, गुड, बैड, सीवियर, इस तरह हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद ना जो स्टेप्स हैं, जो चरण जो बोल सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान 2019, सरकार ने खासकर एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान भी चलाया गया था, जिसमें एयर की क्वालिटी कम करने की दिशा में काम की गई थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन अभी ये बैड न्यूज यही है कि अभी तक भी चीजें सही नहीं हो पाई है। इसके बाद फिर ये तो हम बात कर चुके हैं। श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना, क्या बोल सकते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये पूरे इंडिया में ही था, लेकिन ये नई दिल्ली में था, दिल्ली वाली एरिया में। तो GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये भी आपका लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। इसके बाद तो आपने देखा होगा कि ऑड इवन का भी पॉलिसी आया था दिल्ली में कि एक दिन ऑड वाली गाड़ी चलेगी बाहर, एक दिन
इवन वाली गाड़ी चलेगी बाहर में, ठीक है, ये भी था। इसके बाद में सरकार ने BS6 व्हीकल्स भी लॉन्च किया। इवन की देखिए BS5, BS1 2 3 4 5 6, तो 5 को रिप्लेस कर दिया गया। इसके पहले जो था ना वो 4 था, 5 को रिप्लेस किया गया। ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि 5 के बाद 6 है, नहीं 4 के बाद 6 है, 5 नहीं किया गया। 6 में क्या है, जितने ये नंबर्स ऊपर जाएंगे यानी कि इंक्रीजिंग द नंबर, आप ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से जो पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन जो क्रिएट करता है जो भी गाड़ियां जो व्हीकल्स, ये कहीं ना कहीं इसको कम करेगा। जितना से 6 है अभी 7 आ गया यानी कि और भी वो कम करेगा। 8 अगर आता है, ऐसे अभी आया नहीं है वैसे। 6 यानी कि अभी जो आप देखते हो कुछ भी नई आप गाड़ी खरीदते होंगे वो BS6 का भी आपको मिल जाएगा और BS4 का मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका पॉल्यूशन कम रिलीज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये भी आपका चला गया, ताकि जो भी गुणवत्ता है, ये ना बेसिकली जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है ना, ये आपका पूरा मतलब इंडिया के लिए चला गया था, क्योंकि इसके जरिए ना खासकर PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये कहाँ कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे झारखंड जैसे एरिया जहाँ पर बहुत मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम कंपैरेटिवली, तो वहां पर भी चेक किया जा रहा है कि वहां पर कितने PM2.5 है, PM10 है, NO2 कितने हैं, SO2 कितने हैं, CO कितने हैं, ये चेक करने के लिए बनाया गया था। तो सरकार ने तो कदम उठाया है, ठीक है। अब थोड़ा आते एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम देख लेते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन है, सकेंगे? एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इस बहाने आपकी इंग्लिश में सही हो जाएगी, कम से कम PIB वाले क्लास में आपकी जो मेंस के रिगार्डिंग जो मेंस का जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, ये वाली समस्या तो यहीं से दूर होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो इंग्लिश चीजें करेंगे ना, कहाँ करेंगे, नहीं कर लेंगे। थोड़ा हम बाइलिंगुअल लेके चलते हैं चीजों को, ताकि आप तक अच्छे कंटेंट के साथ में जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी आप तक सही हो सके। आपकी इंग्लिश इतनी सही हो जाए कि आप थोड़ा बहुत लिख लें और थोड़ा बहुत पढ़ लें, बस इतना ही। क्योंकि आपको अल्टीमेटली UPSC के मेंस, अब आप बोले सर मेंस में क्यों बोलते हैं सर, हम नहीं बोलते, वो हमें लगता है कि आप ड्रीम रखे हुए, आप सपना बनाए हुए कि हमें UPSC करनी है, तो वो रास्ता वहीं से होकर गुजरता है, और सबसे कठिन रास्ता मुख्य परीक्षा का ही है। तो आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो मुख्य परीक्षा के लिए आपको 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं। जब वो 75 आता है तभी आपके पेपर 1 2 3 4 ऑप्शनल निबंध चेक होते हैं, नहीं तो जितना भी अच्छा लिखे 75 मार्क्स नहीं लाते, कोई चेक ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो कि जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम होता था, तो हमें दिक्कत नहीं हुई कि हिंदी के लिए, मेरी इंग्लिश जितनी अच्छी है उतनी अच्छी हिंदी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदी मेरी इतनी अच्छी है कि आपसे हम बोल लेते हैं और आपसे डील भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए हिंदी कर देते हैं। अब जो कुछ आप आंसर दिए होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया निम्नलिखित किस वायुमंडलीय गैस पर विचार करें। बेसिकली वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना में सहायता किया जाता है। किसको यहाँ किया जाता है, आप खुद सोचिए। यहाँ पर अभी पीछे क्या देखें, पीछे क्या मीथेन देखे, नहीं देखे, 5 नहीं देखे ना, तो मीथेन यहाँ पर है, यहाँ पर काट दीजिए ना। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था क्या, CO2 नहीं था ना, 1 यहाँ पर है, इसको कट कीजिए। अगर आप CO2 नहीं होता, ये सिर्फ आपको मालूम होता, आपका ये कट भी सही। मतलब कभी कभी स्मार्टनेस भी आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवा देता है। और UPSC आपसे यही कहते हैं कि आप पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क को साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला भी कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निकाल लेगा। आप 12 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है, तो 12 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस 12 घंटे में 6 घंटे स्मार्टनेस में लगाइए। ये 12 घंटे पढ़ने की नीड है ही नहीं इसमें, इसमें मुश्किल से मैक्सिमम 8 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा आप पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट लिख पढ़ते, 6 घंटा फुल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उस टाइम मोबाइल सब कुछ साइड, कोई दुनियादारी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ क्लास करते हैं दुनिया भर चिट चलता है, तो फोकस हमें लगता है कि क्लास में तो है नहीं फोकस, है ना। जो लोग आ रहे क्लास में, फोकस क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल आपका बेसिकली डील करता है PM विरासत का संवर्धन योजना। ये जो योजना बेसिकली इसका एक रीनेम किया गया, इसका नाम को चेंज किया, ये नाम चेंज किया हुआ है। किस नाम को चेंज किया सुन लीजिए, PM KKK। क्या इसका मतलब हुआ, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, को काम कार्यक्रम, इसको बोला KKK, ठीक है। इसको इसमें बोला गया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री समथिंग को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का नाम दिया गया है। इसको ये नाम दिया, यानी कि इसका नाम PM विकास इसको बोला गया। क्या मतलब हुआ इसका, PM विकास का मतलब वही हुआ, PM विरासत का संवर्धन योजना वही चीज है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। पेपर 2 में कवर होगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इंटरवेंशंस, ये आपका टॉपिक का कवर हो जाएगा। अब ये ना, अब हर एक स्कीम्स के रिगार्डिंग ना
आपसे प्रीलिम्स क्वेश्चन ये पूछती है कि उस स्कीम्स के रिगार्डिंग ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय आपने देख लिया कौन सा मंत्रालय इसमें, तो जो अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी जो ट्राइबल बोल सकते हैं, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री जो है वो है इसमें। दूसरी बात ये कि इसका क्या उद्देश्य है, इतना आपने किसी योजना के बारे में कर लिया तो आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी स्टेटमेंट दे आपके पास में कुछ तो पॉइंट रहेगा, उस कुछ को लीजिए और बहुत कुछ कर लीजिए। बहुत कुछ लेंगे तो वहां पर जाकर कुछ भी नहीं निकलता, क्यों, रिकॉल नहीं कर पाते, है ना। तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसमें क्या होता है कि इसमें 100% जो फंडिंग है वो सरकार ही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक होता है स्पॉन्सर्ड यानी प्रायोजित वाला, तो उसमें क्या होता है, इसमें रेशियो चलता है, स्टेट आपका 40-60, आपका 90-10, इस तरीके से आपका रेशियो चलता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो फोकस किया जाएगा ना, खासकर स्किल में, कौशल में, उद्यमिता में, नेतृत्व प्रशिक्षण में, यानी कि ये जो आपका पीएम विकास है ये फोकस इस 3 एरिया पर करेगा। और उसमें बेसिकली किन के लिए, तो अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आजीविका कारीगर समुदाय के लिए, आप बोल सकते हैं कि इसके लिए आर्टिसंस कम्युनिटीज के लिए। तो अल्पसंख्यक में जो भी कारीगर है बोल सकते हैं, जो समुदाय है उनके लिए की जा रही है, जो आर्टिसंस खासकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए बेसिकली ये अब किया जा रहा है। अन्य के बारे में बात करें तो अन्य जो योजना है जो कि सरकार ने खासकर अल्पसंख्यक के लिए चला कर रखी हुई है, बहुत सारी योजना है वैसे, ठीक है। आपका नई रोशनी भी था। तो ये जो आप योजना भी देख रहे हैं ना, इसको 5 योजना को मिक्स करके बनाया गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आती है, जैसे एक आपने देखा होगा लेबर लॉस था, है ना, श्रम जो कानून था, इसको भी 44 लॉज थे पहले, इसको मर्ज कर बनाया गया 4 लॉज में। और जब ये बना किया गया था उस समय क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो मे बी ये आपका 5 को मर्ज किया गया। आप बड़े से 5 को बता दीजिए सर, बता रहे। तो इसमें अन्य में गरीब नवाज रोजगार योजना भी है, हुनर हाट भी है। हुनर हाट किसके लिए था, हुनर हाट आपका जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने आर्ट्स को दिखा सके, कला को दिखा सके, अपनी कला क्यूलिनरी जो होते हैं उनकी जो अपनी खान पान होता है उसको दिखा सके। हुनर हाट में आप की आपने देखा भी क्लिप, जो मोदी जी जाते हैं, खाते हैं पूरी सब्जी, खाते हैं लिट्टी चोखा, तो ये आपका हुनर हाट है। तो ये किन के लिए की जा रही है, माइनॉरिटीज के लिए की जा रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए की जा रही है। तो एक पर्पस मालूम होना चाहिए कि किसका क्या पर्पस है। अभी हम बात करेंगे कि ये जो आपका पीएम विकास, शॉर्ट में तो ये याद रखें पीएम विकास, तो पीएम विकास को बनाया जो गया, इसको किस 5 को मर्ज में बनाया गया, तो आप ध्यान सुनिए। पीएम विकास ये रहा। अब इसमें जो 5 को मर्ज किया गया, 5 को जो मर्ज किया गया, उसमें आपका है सबसे पहला सीखो और कमाओ। इसमें सरकार ने लॉन्च किया था सीख, मतलब आप एजुकेशन लेने के साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। प्लस उस्ताद एक स्कीम हो गया, ये शॉर्ट में इसको लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। हमारी धरोहर हो गया, नई रोशनी हो गया और नई मंजिल हो गया। ये 5 को मर्ज किया और पीएम विकास बन गया। तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, इसको लिख लीजिएगा 5 को मर्ज करने के बाद में अब ये बनाया गया। और ये पूरे इसका जो पीएम विकास है ना, इसका नाम क्या रखा गया, प्रधानमंत्री विरासत विरासत का, के का हो गया, ठीक है, के का, एस से हो गया संवर्धन। किसके लिए, तो माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। तो अल्पसंख्यक में किसके लिए, तो कारीगर जो समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके लिए। और क्या वो करेगा, तो उनकी जो आर्थिक जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो सही करने के लिए इनकी जो 5 जो छोटे छोटे जो बोल सकते हैं स्कीम्स थे उसको मर्ज बनाया गया। इसमें एक सीखो कमाओ है, उस्ताद है, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिलें। याद रखे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत इसको समझे हुए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में इसको सही कर देंगे। जो कंटेंट दिए, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसको आप लीजिए, क्योंकि एक वही इंसान आपको सही बताएगा जो चीजें एग्जाम पूछी जाती है। और अगर आपको अपने से भी जानना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, और उसमें ये भी देखिए कि क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन किसे पूछ रहे हैं, इस यहाँ से कोई क्या में हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछ रहे जो वनडे में पूछते हैं, किसका तरीका कुछ अलग है, ये भी देखना पड़ता है ना। लेकिन मालूम चला कि आप हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, मजा आ रहा है आपको हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है वो आपने देखा है, तो इसलिए क्वेश्चन लेके भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके आते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ना, ये आपका न्यायाधीशों का खंडन के बारे में क्या है, पूरी आर्टिकल्स इसको समझते हैं, यानी कि रेक्यूजल बोल सकते हैं। क्या होता है रेक्यूजल, देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने
एक जज ने 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका, रिट पेटिशन बोल सकते हैं, पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसे बोलते हैं रेक्यूजल ऑफ जजेस। और ये क्यों होता है, कब होता है, ये तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा कहानी को समझ लीजिए। बिल्किस बानो, जो कि आप मालूम है कि गुजरात जो दंगा हुआ था, जो आर्टिकल से कहते हैं कि इनका जो गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप होने के बाद में जो भी 11 अपराधी थे इनको पनिशमेंट दी गई, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जो लाइफ नहीं बोल सकते, इनका जो कारावास था, जो समय कार्यकाल था, वो चीजें पहले से इसको रिहा कर दिया गया। इसको लेकर रिट पेटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जब फाइल किया गया तो वो जज जो कि उस टाइम में इन्वॉल्व थे 11 दंगों और जो पनिशमेंट दिया गया था, अब वो खुद उस मतलब बेसिकली वो वही जज है जो खासकर इस 11 लोगों को रिहा किए, रिफ्यूज किए, ठीक है। अब उसी पास जब गया तो उन्होंने खासकर मना कर दिया। क्यों? कि वो जब खुद उसको निकाले हैं, खुद 11 को रिहा किए, तो वो अपने आप को उसमें नहीं रखना पड़ना चाहते उस मैटर में। तो क्या रिक्यूजल का प्रोविजन है या क्या खंडन का प्रोविजन है? यस है, लेकिन हमारे संविधान नहीं है, पहली बात। क्योंकि यूपीएससी पहले ये फोकस करती है क्या ऐसे जो प्रावधान होते हैं क्या संविधान में है, तो संविधान में नहीं है। ये खंडन का जो प्रावधान है ये संविधान में नहीं है, पहली बात, ठीक है। पहला एक स्टेटमेंट क्लेम से आपका निकल के आता है। दूसरी बात ये है कि ये किस किस कंडीशन में क्या होता है, पहले रिक्यूजल, पहले ये सुनिए, फिर किस किस कंडीशन में ये रिक्यूजल होता है या खंडन हो सकते हैं। खंडन या रिक्यूजल बोलिए, ये बेसिकली सुन लीजिए। एक केस था रंजित ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 में। इसमें साफ साफ ना ये बोला गया कि जो रिक्यूजल है, रिक्यूजल जो भी जो संभावना खासकर इसमें है, वो संभावना अगर रीजनेबल तरीके से की जा रही है। क्या चीज संभावना? अगर कोई भी जज है उसे लग रहा है कि इस केस में इन्वॉल्व होना कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये वही बात हो जाएगी कि हमने इस चीज को रिहा किया और हम ही फिर मेरे पास वो केस आ रहा है, इसको फिर से जेल में डालो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमने तो रिहा के लिए हमने काम किया ना। अब अगर हम ही को ये मेरे पास फिर से केस आएगा तो उसे हम किस तरीके से उसको हम फिर से एंटर करेंगे। तो ये अगर जज इस तरीके की सिचुएशन में फंसता है तो अपने आप को वो बाहर कर सकता है किस प्रोसेस से? तो रिक्यूजल के प्रोसेस से। संविधान में लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये है। तो वैसे कहाँ बोला गया? इस जजमेंट में बोला गया है, 1987 जजमेंट में। ये जजमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, साफ साफ, कि खंडन का जो प्रावधान है, इसमें खंडन का प्रावधान है और रिक्यूजल बोल सकते हैं, इंग्लिश वाले लिख लें, रिक्यूजल की प्रोविजंस इसमें है, पहली बात। और किस बेसिस पर? तो रीजनेबल तरीके से, मतलब कुछ तर्क के तरीके। ऐसा नहीं कि आपने यूं ही आपने अलग कर लिया, आप बिना कुछ किए। मतलब एक चीज ये भी तो होता है ना कि जो भी पेटिशनर है अगर ये बोले कि हमें वही जो बेंच होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो बेंच बने होते हैं, वही बेंच के पास हमें जाना चाहिए केसेस। और तो क्या होता है ना कि अगर ये आगे से बोला गया तो वो चीजें फिर बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं बोला गया, कोई बेंच दे दे, चले, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी जज अपने से, यानी कि यहाँ पर जज अपने विवेक से, विवेक यहाँ पर दो आ गया, इसलिए विवेक दो आ गया, इसलिए क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही हो, यानी कंसाइंस और डिस्क्रिशन। इंग्लिश में कंसाइंस यानी अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से, अपने कंसाइंस से वो इस केस को लेने से मना कर सकता है, रिक्यूजल कर सकता है कि हमें इस केस में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपनीज होंगे, उस कंपनीज कुछ विवाद होगा, उस कंपनीज में उस जज का भी कुछ शेयर होगा, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा ना। तो इसके लिए वो अलग कर लेते हैं। ये कुछ कुछ कारण, छोटे मोटे कारण होते हैं। प्लस ये भी होगा कि उस केस के रिगार्डिंग वो पहले भी कुछ सुनवाई दे चुके हैं और उसका जो जजमेंट था बिल्कुल ये उलट था, और जो भी आ रहा है उसका उलट ये पलट है। ऐसे भी कारण हो सकते हैं। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी है कि अगर कोई पेटिशनर ये बोला कि उसी जज के पास जाना चाहिए तो ये भी जाता है उनके पास में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायिक न्यायाधीश है उनकी जो इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता, उसकी कहीं ना कहीं खिलाफ भी होता है किसी किसी केस में। अब यहाँ पर ये लिखा अंडरमाइंस किसको? ये कमजोर करता है किसको? न्यायाधीश को, की जो स्वतंत्रता है और निष्पक्षता है, क्योंकि उन्हीं के पास में केसेस जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो रिक्यूजल है, यहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन सकते हैं आपके प्री के लिए, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे ये वाला जो पॉइंट रिक्यूजल मतलब ये हुआ कि खुद एक पहला स्टेटमेंट ये बन सकता है कि रिक्यूजल जो खंडन है जज वो खुद से भी कर सकते हैं, अपने विवेक से कर सकते हैं। प्लस ये बाइंडिंग नहीं होता है। अगर कोई अगर सीजीआई
जो मुख्य न्यायाधीश है वो 4 लिए, तो क्या ये इनके ऊपर बोल सकते हैं कि ये केस तुम देख लो? क्या बोल सकते हैं? हाँ, अगर पेटिशनर ने ये कहा है कि हमें उसी बेंच को चाहिए देना है, तो फिर और इससे पहले ये अपना पैर पीछे कर ले तो सही है, पैर पीछे नहीं करते हैं। तो अगर ये इसके पास में जाता है ये रिक्वेस्ट कि आप ही को ये बेंच देखना है, तो फिर ये करना पड़ता है। तो उसमें अगर आप हट सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप ये आपको रीजनेबल फैक्ट रखने पड़ते हैं कि मेरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हम नहीं देख सकते हैं, इसमें हम पहले भी कुछ जजमेंट दे चुके हैं, तो मेरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा इसमें कुछ जो डिसीजन वो कुछ अगेंस्ट होगा, ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ये टॉपिक को दिमाग से उड़ रहा होगा, है ना, हो सकता है कुछ लोग जब ये क्लास चल रही है तो हमें फीलिंग से आ रही है कि कुछ लोग हो सकता है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी की थोड़ा बहुत तो खबर नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ताकि और हम जो क्लास लेते आ रहे हैं जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें तो आ रहा हो, लेकिन जो कुछ दिन से नए जुड़े हैं या आज ही नए जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत जो दिक्कत हो, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल मैनेज करें, क्योंकि क्वेश्चंस बनते ऐसे हैं और बनते हैं नए नए क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार वही फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार क्वेश्चन पूछ जाए। ऐसा होता तो हर एक घर का बच्चा IAS ऑफिसर निकल के बनता। ठीक है, तो क्या नया है, क्या आपके लिए नया चीज है, क्या अपडेट है, इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। नई नई चीजों को आपको अपडेट करना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि जो आया मन में उसको पढ़ लिए। देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है डिलेज द प्रोसेस। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर ये चीजें हो रही है, बेंच को सिलेक्ट करना कि कौन सा बेंच होगा कौन सा नहीं होगा, जजेस इसको मना कर रहे हैं, तो मना करने से क्या होगा, जस्टिस जो होगा, न्याय वो देरी से होगा, सिंपल। तो इसके प्रभाव क्या होंगे? तो इसके प्रभाव के लिए प्रक्रिया में देरी, नहीं कि प्रोसीडिंग देरी से होगी। एक यहाँ टर्म है, पता नहीं इसका हिंदी ये आ गया, ठीक है, लेकिन इसका होता है इंग्लिश मैन्यूवर जस्टिस, यानी कि युद्धाभ्यास, यानी कि जस्टिस लेने में भी वहां पर डिस्प्यूट सी हो रही है कि तुम हम नहीं, हम पीछे, आप पहले आप, ये वाला जो जो काम होता है ये यहाँ पर भी हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तो एक छोटी सी कहावत इंग्लिश में बोलते हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लेट से मिल रही है तो जस्टिस डिनाइड के बराबर है, जस्टिस नहीं मिलने के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा से कंक्लूजन है कि न्यायिक अधिकारों को हर तरह के दबाव का विरोध करना चाहिए। अब यहाँ पर रिक्यूजल जो बोला जा रहा है, जो पेटिशनर जो खासकर फोर्सफुली ये बोलते हैं हमें उसी जज को चाहिए, उसी जज को देना है, तो ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक अधिकारी को हर तरह से जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, इससे इसका विरोध करना चाहिए, इसके बारे में बात की, यानी इसका अगेंस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा आर्टिकल इसके रिगार्डिंग। कुछ यहाँ पॉइंट है जो कि ये दिखाता कि पास्ट में भी, भूतकाल में भी कहीं ना कहीं रिक्यूजल के जो इवेंट है ये हो चुके हैं। 2016 की बात करें तो यहाँ पर भी जे चलमेश्वर जो थे, ये बेंगलोर जो ब्लास्ट हुए थे इसके रिगार्डिंग अपने पैर पीछे कर लिए कि हमें इसमें जजमेंट, इसमें इस बेंच में हमें शामिल नहीं होना है। इसके बाद में 16/9 की हम बात करें, अगले दिन की बात करें, जस्टिस AR दाविज ने भी अपने पैर पीछे कर लिए। मार्च 2016 की हम बात करें, वही 8, 9, 10, ठीक है, जस्टिस VG गौड़ा ने भी एक्यूज कर दिया। ठीक है, खास केस में बीजेपी लीडर के अडवाणी के रिगार्डिंग कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस थे, उसके रिगार्डिंग ये केस था। बस ये आपको रटना नहीं है, ये आपको बस एक आइडिया लेना है कि ये केस पहला नहीं है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स कभी स्टेट में पूछ लेता है कि क्या ये पहली बार है, जज ने पहली बार रिक्यूजल खंडन किया है ना, क्योंकि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे, ठीक है, उनको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो लोग बिल्कुल ही नहीं देखे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई नदी की शाखा, नदी के ट्रिब्यूटरीज अकबर, बीरबल, औरंगजेब पूछे जाएंगे, तो उन्हें तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो और जो लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, वो लोग खासकर उन्हें मालूम होगा कि क्वेश्चंस पूछे गए ऐसे, ये पहली बार है, दूसरी बार है, यस, ये आपका मतलब पुरानी चीज है, तो ये आपका पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, रिक्यूजल खंडन चीजें पहले हो चुकी है। डेट की तरह इसलिए बात कर रहे हैं, 11वें हो चुका है DK जैन और HL दत्तू ने, 12वें हो चुका है खास जस्टिस HL दत्तू और आपके CK प्रसाद ने। ठीक है, तो ये पहले भी हो चुका है, अभी आपके एक जज और कर दिए। अगला जो आर्टिकल है ये बेसिकली आपका लिंक किससे, पेपर 3 से, क्या है, डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क, यानी कि ONDC बोल सकते हैं कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के बारे में। ONDC अभी फिर से अभी आपका न्यूज में आ गया, ये वैसे पहले भी सही न्यूज में था, लेकिन अभी कहीं फिर से आ गया। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसको समझते हो, और ONDC क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC प्लेटफॉर्म से छोटा शुल्क लेगा, यानी कि जो नेटवर्क के रख रखाव और विकास में योगदान देगा, कौन लेगा, ONDC लेगा। ठीक है, ONDC लेगा, किससे लेगा, तो ONDC लेगा जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, खासकर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। आप लोग सर इससे क्यों लेगा, समझाएंगे, ONDC समझाएंगे तो आपको समझ आएगा।
तो ONDC कुछ छोटा शुल्क लेगा किससे, तो फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद अमेजन हो गया, इससे कुछ लेने वाला। क्यों? क्योंकि ये आपके ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी, यानी कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से चीजों को आप मंगवा सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनी। पेपर 3 में कवर होगा, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। अब इकोनॉमिक्स में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, प्लस साइंस एंड टेक का भी ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी है, ONDC। थोड़ा समझते हैं इमेज के फॉर्म में क्या होता है। आपने अगर यूपीआई यूज किया होगा, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कुछ नहीं, पेटीएम तो यूज किए होंगे ना। तो पेटीएम जब यूज करते हैं तो उसमें आप यूपीआई के जरिए आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो भी रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार, उसको आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, किसी पर्सन को ट्रांसफर भी कर देते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जितने भी अमेजोन पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे भी है ना, तो ये कैसे आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि सारा मामला कहाँ से हो रहा है, यूपीआई से हो रहा है। आप यूपीआई के जरिए हर एक जो प्लेटफॉर्म है, चाहे गूगल पे हो चाहे आपका पेटीएम, वो लिंक है। और यूपीआई किससे लिंक है, आपके बैंक से लिंक है, सिंपल ट्रांसफर होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी है लिंक, किसके लिए, ई कॉमर्स कंपनी। अब ध्यान सुनेंगे जो हम बोलने वाले, ठीक है, ध्यान सुनेंगे जो हम बोलने वाले हैं। देखिए ई कॉमर्स कम, ये आपका ONDC है, ठीक है। अब ONDC जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव हम बात कर रहे हैं। ONDC में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें अगर सपोज करते कि आप फ्लिपकार्ट, आपके पास एप्लीकेशन है ना, आप इस फ्लिपकार्ट में कुछ मंगवाते हैं, है ना, आप कुछ मंगवाए और मालूम चला वो सामान उसमें नहीं है, या कुछ आपने ढूंढना स्टार्ट किया कि यार चलो देखते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट देखते हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे एप्लीकेशन चले जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं यहाँ पर तो है और ले लेते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी कमी को दूर करने के लिए एक यूपीआई की तरह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक ONDC बनाया जा रहा है। जैसे यूपीआई है ना, तो यूपीआई की तरह ONDC यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल करेंसी, जो ये आपके ये सी वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड, ये आपका कॉमर्स हो गया। तो ONDC जो है ना, ये आपका यूपीआई की तरह है, और ये करेगा क्या, तो एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा सेलर्स और बायर्स को एक साथ करेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट यूज कर, आप ध्यान सुनिए, अब जो फ्लिपकार्ट आप यूज कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो उसे आप वहीं से भी खरीद सकते हैं। कैसे, ONDC प्लेटफॉर्म। तो ONDC के जरिए अगर उसमें सामान नहीं है, तो कोई भी सेलर जो बेचना चाह रहा है, ठीक है, जो सेलर होगा, वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को उस प्लेटफॉर्म में वो प्रोवाइड कर देगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ डिमांड की जा रही, ले लो भैया, तुम्हारे पास नहीं था, और वहां से हमें मिल जाएगा। अगर मेरे पास में अमेजोन है, अमेजोन में कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें कोई भी सेलर रहा उसे भेज देगा, यार तुम देख लो, तुम्हारे सर्च हो रहा है, तुम अपना ये कर लो, यहाँ से बुक कर लो, मिल जाएगा। तो मतलब ये कि मेरे पास एक ही एप्लीकेशन रहेगा फ्लिपकार्ट, लेकिन हम वो हर एक सामान खरीद सकते हैं जो सामान दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म में मिल रहा है और उसमें नहीं था। क्या होता नहीं, कुछ मोबाइल से सेल होते हैं, तो फ्लिपकार्ट में कुछ भी मोबाइल होते हैं जो यहाँ होते हैं, और वो मोबाइल आप देखेंगे कि आप अमेजोन में नहीं पाएंगे। डील होती है कंपनीज की, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कि ये मोबाइल इसी में बिक रही है। अब ये नहीं होगा। अगर आप जहां से भी जिस एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो उसमें अगर आप सर्च करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन, ये जो प्रोडक्ट है हम जो सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। किसके जरिए, तो ONDC जरिए। तो ONDC क्या कर रहा है, ONDC एक ओपन, बोल सकते हैं कि ओपन एक आपका नेटवर्क है। ओपन नेटवर्क क्या होता है कि आप यहाँ से, ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीजों को देख के खरीद सकते हैं। ओपन है, समथिंग से कुछ ओपन है, आप जो चीज चाहिए डिमांड आप टाइप कीजिए, नहीं मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा ONDC के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये कुछ जो फीस है आपसे चार्ज कर लेते हैं। अब ये जो फी है ना, इनसे चार्ज की जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजन से। कौन करेगा, ONDC करेगा। तो भैया आप उनसे क्यों कर रहे हैं, आप दीजिए हमें। तो ये चीजें उनको, देखिए ये ONDC चाहिए होता है, तो ONDC देना पड़ता है। तो ONDC को देने के लिए फ्लिपकार्ट अमेजन हमसे चार्ज करता है। अब यहाँ पर हमसे नहीं होगा, ये उनसे होगा, ठीक है। यही शुल्क में थोड़ा सा इसमें चीजें करंट में था। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर समथिंग कुछ सेवरल प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, समथिंग फ्लिपकार्ट है, कुछ अमेजोन है, आपका मिंत्रा है, ठीक है, और सेवरल बाय एप्लीकेशन है। बाय यानी कि आप फ्लिपकार्ट जो भी, सॉरी बाय, सॉरी ये हो गया। तो इसके बीच में ना ये आपका ONDC है, ये आपका ONDC है, और ये ONDC जरिए सारा सेलिंग बाइंग सब कुछ यहीं से होने वाला है। मतलब वो यूपीआई की तरह ही है। ONDC जरिए आप कुछ चीजें सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो ये तो अमेजोन का था आपको नहीं मिलने वाला है। तो ONDC आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से आप हर चीज को परचेज कर सकते हैं। ये आसान ही की जा रही है।
एक मार्केट को ईजी की जा रही है, एक कंज्यूमर्स फ्रेंडली ये आपका एक सिस्टम बोल सकते हैं, ग्राहक के फेवर में आपका चीजें जो अपडेट किया गया। तो ये आपका रिगार्डिंग इसके हो गया, ठीक है। पॉइंट इसी पर हम बोल सकते हैं कि ये चीजें कुछ पॉइंट या सिग्निफिकेंस यही कि द मूव विल स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस इंक्लूड सप्लायर्स के लिए, डिजिटाइज वैल्यू चेन के लिए, प्लस ई कॉमर्स की भी बेनिफिट के लिए आपका होने वाला है। स्मॉल रिटेलर्स को भी फायदा होगा, जो कि खुदरा विक्रेता होते हैं उसको भी फायदा होने वाला है। ई कॉमर्स स्टार्टअप्स को भी फायदा होने वाला है, विल रिसीव अ बिग बूस्ट फॉर द बिजनेस, ठीक है। छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं ना, इनको भी खासकर इसके जरिए फायदा इसमें पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया इसके रिगार्डिंग। इट इज अ प्रोजेक्ट टू कर्ब मोनोपोली। मोनोपोली को जो होता है खासकर, जो भी हम बोल चुके हैं, इसको कर्ब करने के लिए डिजिटल जायंट्स मेक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स फॉर ऑल रिटेलर्स, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विल डेवलप द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे QC जो आई है ना, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करेगा। कुछ लोग लग रहा है सर आप बहुत बड़ा स्पीड बोल रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो हमें कुछ बोलने की नीड है। जमाना बहुत फास्ट है और हमें लगता है कि आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा मेरे साथ में। बहुत फास्ट हम नहीं बोल रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जो स्पीड होनी चाहिए वो हम बोल रहे हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स कम टाइम में अगर आपको अच्छा कंटेंट के साथ में एक स्पीड मेंटेन करते हुए अगर आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को इसे ट्रेन कीजिए, मतलब इसे ट्रेन इस तरीके से करना ताकि आप इस स्पीड के साथ में चीज़ों को समझ सके, सीख सके, है ना। तो ONDC बेसिकली इसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है। आते हम लोग अगले आर्टिकल्स से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ताकि तो मालूम तो चले सर आप जो पढ़ा रहे हैं कुछ क्वेश्चन वैसे बनते कि नहीं बनते, इसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए इंग्लिश वाले से भी, ताकि आपकी इंग्लिश और भी हमें सही करनी है। देखिए यहाँ पर ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके रिगार्डिंग जो हम बोल चुके हैं। ओपन सोर्स क्या होता है कि आप जहाँ चीजों को खुद से देख के आप देख सकते हैं कि सर्च किए कपड़ा कपड़ा आ गया पूरा, सोर्स कहाँ पर है, अच्छा ये रिटेल दे रहा है ना, जो सेलर है वो दे रहा है, ये सब कुछ देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। तो वो चीज होगा ओपन। तो यहाँ बोला गया आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल दीक्षा, इसमें से कौन सा जो है ये आपका बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बना हुआ है। हिंदी देख लीजिए। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस पर बनाया गया है, किसको इसके बेसिस पर बनाया गया है। तो दीक्षा भी है, डिजिटल लॉकर भी है, आपका कोविन भी है, आरोग्य सेतु भी है। कोविन किसके लिए था, जो कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए आप बुक करते थे, वो एप्लीकेशन था। आरोग्य सेतु की आप मालूम है कि रिगार्डिंग आपका जो आ, ये इसके रिगार्डिंग जो 5 जो समथिंग कुछ पैसे वाले की बात की जाए तो उसके रिगार्डिंग था। डिजिटल लॉकर ये भी यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। दीक्षा भी एजुकेशन रिगार्डिंग था। तो ये चारों जो था ना, ये आपका सही था 1 2 3 4, ये सारे आपके आपके ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही आपके बेस्ड में थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आप कुछ तो दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन अपने साइड से कुछ क्वेश्चन देखिए, ताकि वो क्वेश्चंस को आप ये देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको मालूम चले क्या हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मालूम चल गया तो आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सारा किताब पढ़ेंगे, कुछ दिमाग में रहेगा नहीं क्या एग्जाम में क्या आया क्या नहीं आया, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो अगला आर्टिकल ये है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो इसको फिर भी यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। बाकी कुछ डाउट्स अगर होते हैं तो आप ऑफलाइन कमेंट में डाला कीजिए, ताकि मेरे लिए कम से कम ये सही हो कि आप कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं। हाँ ये थोड़ी सी रिकॉर्डेड होती है, तो ये थोड़ी सी एक समस्या है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसके पीछे काम करने वाले कि हम लोग लाइव आएंगे, और हम बोले भी थे। तो थोड़ा कुछ दिन की बात है, और फिलहाल तो अब इसको यहाँ अभी इसको ब्रेक रखते हैं, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे 1 2 आर्टिकल्स और भी थे, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है। ये रहा एप्लीकेशन, अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर के प्ले स्टोर से। सर्च करना आपको एग्जामपुर और आपको मिल जाएगा एग्जामपुर सेकंड पे। इसको यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, नाम को यहाँ रजिस्टर करेंगे। इस तरह के जितने फीचर्स हैं जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं, ऑल इंडिया क्वेश्चन टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सिलेक्ट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्वेरीज डाउट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पेड बैच परचेज करने के रिगार्डिंग, या फिर अगर कॉल नहीं लगते तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। और क्लास कैसी लगी, अच्छा बुरा, अपने गुड और बैड फीडबैक दे सकते हैं ऑफलाइन कमेंट में, ताकि और ये कमेंट बिल्कुल हम देखते भी है। ये अलग बात है, रिप्लाई हम नहीं करते, रिप्लाई हमारी जो टीम है वो करती है, लेकिन फिर भी कमेंट में ध्यान होता है। और अगली क्लास में अगर कुछ डाउट पूछते हैं तो उसको हम सॉल्व भी करते हैं, जो कि हम पहले भी हम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो अपने डाउट्स को बिल्कुल लाइव ऑफलाइन कमेंट में पूछिए, अगली क्लास में रिजोल्यूशन इसका होगा पक्का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
ये रिकॉर्डिंग चल रही है।